हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। और आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, क्लास शुरू करने से पहले हमको एक लास्ट क्लास में एक कमेंट्स आया था अंकित से कि सर, जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, तो हमारा कैपिटल घटना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो कैपिटल घटना चाहिए, कैपिटल कम होना चाहिए, कैपिटल रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बाकी बच्चे को भी इस पे क्वेरी आ रहा हो। अब मान के चलो आपने फर्नीचर खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, तो दो ऑप्शन हो सकता है। आप फर्नीचर खरीदने जाओगे किसी भी दुकान में तो क्या होगा? एक तो होगा कि आप नगद खरीदो। आप क्या हो, मैंने यहां पे एग्जांपल लिखाया था कि आप हो सकता है कि आप नगद खरीदो। नगद आप खरीदोगे तो क्या होगा? फर्नीचर आपके दुकान में आएगा, ठीक है, और कैश और बैंक क्या होगा? आपके पास से चला जाएगा, यानी कैश और बैंक घटेगा। अब कैश और बैंक क्या होता है सर? ये हमारा एसेट होता है। और फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है। तो क्या हो रहा है, पहले केस में अगर हम नगद खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश और बैंक जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि हम उधार खरीद ले, हमारा उससे जान पहचान हो, हम उससे उधार खरीद ले, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी फर्नीचर तो हमारे पास आएगा, बट एक जिम्मेदारी बढ़ेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कि हमें फ्यूचर में उस जिससे हमने फर्नीचर खरीदा उसे पेमेंट करना होता है। तो उसे अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। वो लायबिलिटीज के नेचर का होता है। वो क्या किस नेचर का होता है? लायबिलिटीज के नेचर का होता है। तो क्या होगा, अगर हम उधार खरीदेंगे तो फर्नीचर तो आएगा बिजनेस में, बट साथ में एक लायबिलिटीज लेके आएगा जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में आता है और कैश और बैंक जाता है अगर नगद हम खरीदते हैं। तो अगर उधार खरीदेंगे तो क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स आएगा और साथ में एक लायबिलिटीज भी लेके आएगा। लायबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब क्वेश्चन उठता है कि आपके माइंड में आया कि सर कैपिटल घटना चाहिए। देखो, जब आप कोई भी एसेट खरीदोगे तो आपको कैश और बैंक घटेगा। नगद में खरीदोगे, उधार खरीदोगे तो एक लायबिलिटीज बढ़ेगा। कैपिटल घटने का कोई संभावना नहीं है। तो सर कैपिटल आपने बताया था कि कोई खर्चा करते हैं तो कैपिटल घट जाता है, पर यहां खर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना, हम एक एसेट खरीद रहे हैं। खर्चा और एसेट में डिफरेंस होता है। एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जिसे हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक व्यापार में यूज करेंगे, ठीक है। उससे एसेट बढ़ता है और एसेट के बढ़ने से कैपिटल नहीं घटता है। सर कैपिटल कब घटेगा? देखो, जब व्यापार में बिजनेस का ऑनर पैसा लेके आता है, कोई एसेट लेके आता है, तो कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। और जब वो उसमें से पैसा निकालेगा तो कैपिटल घटेगा। जब उसमें से पैसा निकालेगा यानी ड्रॉविंग करेगा तो कैपिटल घटेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है तो उससे भी कैपिटल कम हो जाता है। कोई खर्चा होता है तो उससे भी साल के अंत में तुरंत कम नहीं होता है, बट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं कि कैपिटल तुरंत कम हो जाता है। बट क्या होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन डील करता है केवल एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज को। आगे चल के पढ़ोगे कि इनकम और एक्सपेंसेज, ये जो होता है इनकम और एक्सपेंसेज, वो साल के अंत में जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तब जाके वो कैपिटल में से कम या ज्यादा होता है। एक्सपेंसेज क्या होगा? कम करेगा कैपिटल को, और इनकम क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये वैसे हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसेट अगर हम खरीदते हैं तो इससे हमारा कैपिटल नहीं कम होगा। एसेट खरीदते हैं तो अगर हम नगद खरीदते हैं तो फिर दूसरा एक तो जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदे वो बढ़ा और कैश और बैंक क्या हो गया? कम हो गया जब नगद खरीदते हैं। उधार खरीदते हैं तो उधार खरीदने के केस में आपका लायबिलिटीज बढ़ जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उधार खरीदते हैं उसे हमें पेमेंट करना होता है फ्यूचर में, और अगर पेमेंट करना होता है तो उसी को हम लायबिलिटी, फ्यूचर में अगर किसी को पेमेंट करना होता है उसे ही हम लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल का नाम नहीं देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो, अगर स्टिल डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप हमसे जानकारी और फर्दर ले सकते हैं, ठीक है।
चलो बच्चों, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग के पास डॉक्टर एसके सिंह की बुक होगी। ठीक है, अगर एसके सिंह की बुक नहीं है तो आप परचेज कर लो, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करेंगे वो एसके सिंह के बुक से ही करेंगे। एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर उधर का मिलेगा तो वो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, यानी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्टर एसके सिंह के बुक में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो आप लोग एक बार देखना। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो हम लोग आगे, चूंकि उसका कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यानी नीचे में ट्रांजेक्शन दिया गया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन दिया है, उसके बेसिस पे बोल रहा है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। आपको क्या बनाने के दिखाने के लिए बोला जा रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आपके पास आता है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालें। हो सकता है ये बुक देखो 1 ईयर ओल्ड है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का नंबरिंग हो सकता है कि चेंज हो गया होगा, 4 नंबर क्वेश्चन 5 में आ गया होगा, बट सबके लिए ऑलमोस्ट आप लोग आसानी से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बनाएंगे। आप अपने स्केल से क्या करोगे? एक फॉर्मेट को ड्रॉ करोगे। ठीक है, वो फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया मैंने। एक रहेगा, सबसे पहला जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है वो है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर का, क्योंकि डेट का वेरी लेस क्वेश्चन में डेट रहेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सीरियल नंबर रहेंगे, तो एक फॉर्मेट रहेगा सीरियल नंबर का। दूसरा रहेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, जो पर्टिकुलर्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद आपको क्या करना है? इसी तरह से आपको इक्वेशन के फॉर्म में आपको रखने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे आप एक डबल लाइन ले लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? इसे एक डबल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको हेडिंग डाल देते हैं। इसे हम बोलते हैं सीरियल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर। ये क्या हो गया सर? इसे हम पर्टिकुलर्स बोल देंगे। यहां पे आप ट्रांजेक्शन्स लिखोगे। ट्रांजेक्शन्स क्या होगा? जो इंग्लिश आपको लिखा हुआ है बुक में, वही इंग्लिश आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, और ये क्या होगा सर? ये होगा एसेट इक्वल टू, क्या होगा? एसेट इक्वल, एसेट में थोड़ा स्पेस दे दोगे। ठीक है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल, ठीक है, प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। आप लोग अपने कॉपी में स्पेस के हिसाब से ये बना लोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर आपने ये लाइन क्यों छोड़ा? ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये लाइन क्यों, स्पेस क्यों छोड़े। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चंस पे आओ फटाफट। अब पहला क्या है? पहला ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यानी नगद से बिजनेस को की शुरुआत की गई है। हम क्या लिखेंगे यहां पे? पर्टिकुलर्स में वही सेम चीज लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, नगद से क्या हुआ है? बिजनेस को शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें फटाफट बताओ कि इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। सर अगर कैश से स्टार्ट किए तो हमारा क्या होगा? बिजनेस में कैश बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा? साथ में कैपिटल भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट यहां पे एसेट के नीचे में कैश लिख देंगे। एसेट के नीचे में क्या लिख देंगे? कैश। और यहां पे हमारा कैपिटल तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब क्या होगा? तो सर अब क्या होगा? हमारा जो बिजनेस शुरू किया 45,000 से शुरू किए कैश, तो हमारा सर 45,000 से कैश क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? 45,000 से प्लस हो जाएगा, और साथ में कैपिटल भी सर 45,000 से प्लस हो जाएगा। 45,000 से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इससे सर हमारा क्या होगा? एक नया इक्वेशन बनके तैयार होगा। ठीक है, ये हमारा न्यू इक्वेशन बनके
ये यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और हम लोग नया इक्वेशन लिखेंगे। नया इक्वेशन कितना है, तो सर हमारा कैश 45,000, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिख लेता हूं कैपिटल 45,000, बाकी लाइबिलिटी साइड तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ, मैच कर गया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा क्या है, ओपेंड अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें 4,500 डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम टू सेम आप लिख दोगे, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड मनी। क्या किए, बैंक अकाउंट खोले हैं और हम क्या किए, पैसा जमा किए। अब जरा हमें फटाफट बताओ कि अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो इससे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर जब हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा कि हमारे हाथ से कैश चला जाएगा, यानी हमारे बिजनेस में जो पैसा पड़ा हुआ था वो बिजनेस का पैसा कहाँ है, हम बैंक वालों को दे देंगे। किसको दे देंगे, बैंक वालों को, और बैंक वाले क्या करेंगे, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देंगे। ऐसा ही होता है ना, आप जब बैंक में जाते हो तो क्या करते हो, अगर आपको अपने खाते में पैसा जमा करवाना है तो आप अपने घर से कैश लेके जाते हो और बोलते हो बैंक वाले को, मैनेजर साहब आप मेरा ये पैसा ले लीजिए, हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। तो क्या होगा कि कैश आपके पास से चला जाएगा, कैश घट जाएगा। ठीक है, कैश क्या हो जाएगा, कम जाएगा, बट आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। यहां पे आप साथ में एक बना लो, कैश प्लस बैंक, कैश प्लस बैंक, क्योंकि आपको एक नया एसेट मिला है बैंक के नाम से। ठीक है, तो अब देखो नया इक्वेशन क्या बनेगा। सर कैश हमारा कितना पैसा जमा किए, 4,500, तो सर 4500 से कैश क्या हो जाएगा, सर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर 4500 से। पर सर बैंक हमारा बढ़ जाएगा 4500 से, प्लस हो जाएगा बैंक का बैलेंस। ठीक है, तो जब आप बैंक में पैसा जमा किए तो इससे हमारा कैपिटल और लायबिलिटीज पे तो कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान रखना, कैपिटल पे तभी असर पड़ेगा जब जनरली पैसा निकालेंगे या पैसा उसमें डालेंगे। इसके अलावा अगर कोई इनकम और एक्सपेंसेस होता है तो खर्चा और इनकम की वजह से हमारा कैपिटल चेंज होगा, बाकी किसी भी परिस्थिति में कैपिटल चेंज नहीं होने वाला है हमारा। ठीक है, चलो तो सर ये भी तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इक्वेशन फिर से, मतलब इस इक्वेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग स्केल अपने साथ जरूर रखना, और आप जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, देखो इससे पहले हमने 2 क्लास दिया ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, तो आप उसे कॉन्सेप्ट के लिए अलग से कॉपी बना लिया, उस कॉन्सेप्ट कॉपी में रखेंगे, और जो क्वेश्चंस बनाएंगे, जो हम लोग जो बुक से जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए अलग रजिस्टर रखोगे। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपस में मिक्स नहीं होगा। तो एग्जाम के टाइम में क्या करना है, एग्जाम के टाइम में फटाफट आप कॉन्सेप्ट आसानी से दोहरा सकते हो, इसलिए आप 2 कॉपी रखोगे, एक कॉपी कॉन्सेप्ट के लिए रखोगे और हम बता देंगे, देखो जिसमें हम थ्योरी लिखा रहे हैं, एग्जांपल्स लिखा रहे हैं, वो हुआ कॉन्सेप्ट, वो हम बता देंगे, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम से उसके लिए आपको प्रैक्टिकल कॉपी रखने हैं, यानी आपको 2 कॉपी रखने हैं, और दोनों कॉपी आपका जो होना चाहिए A4 साइज का होना चाहिए, यानी चौड़ा वाला कॉपी होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को बंद करो। तो देखो 45,000 हमारे पास कैश था, 4500 चला गया, 45,000 में से 4,500 चला गया, तो कितना बचा सर, 40,500 बचा। कितना बचा, 40,500, और ये बैंक का बैलेंस कितना बचा सर, 4500 बचा। इधर कैपिटल साइड में सर वही 45,000 रहने वाला, और लायबिलिटी साइड में तो कुछ भी, इसको प्लस कर दो, लायबिलिटी साइड में तो कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तक। थर्ड देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, बोला बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। मेसर्स सन एंड कंपनी से क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है 11,200 का। ठीक है, अब हमें ये बताओ कि इससे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर हम परचेज जब करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं, तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा, यानी स्टॉक आएगा।
ठीक है। तो ये स्टॉक हमारे लिए एसेट है। सर आप एक स्टॉक का भी कॉलम बना दो, यानी बैंक स्टॉक क्या होता है सर, एसेट होता है, तो आप स्टॉक एसेट के रूप में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि सर जब हम ये थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ये लिख लो, परचेज गुड्स। परचेज या बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, उसी को हम परचेज बोलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी, फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। सन एंड कंपनी से हमने क्या क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। अब आप हमें बताओ कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो सर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉक। तो हमने स्टॉक ऊपर में लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्टॉक कितने का खरीदा, 11,200, 11,200 का खरीदा, तो सर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, बट सर बैंक में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और कैश में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं, कैश में अगर हम खरीदे हैं तो कैश तो गया होगा ना बाबू, नहीं सर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सर, मेसर्स एंड सन एंड कंपनी लिखा हुआ है सर। देखिए अगर हम गुड्स खरीदे रहते नगद में तो ये बोल देता कि हम गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर नाम दिया हुआ है, कोई भी आप जरा सोचो कि कभी भी नाम तब यूज होगा ना जब कोई उधारी कारोबार यानी क्रेडिट पे कोई कारोबार होता है, तभी तो नाम यूज हुआ होगा। अगर यहाँ पे ये बोल देता कि हम गुड्स खरीदे हैं मेसर सन एंड कंपनी से नगद में, तब हम वो सोचते कि नगद में, लेकिन कुछ भी नहीं बोला और नाम दे दिया, इसका मतलब ये नाम से इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये उधार खरीदा है। क्या लिखा हुआ है, मेसर्स एंड सन कंपनी से 11,200 का गुड्स खरीदा, ठीक है। इसका मतलब नाम लिखा हुआ है सर, नगद के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है, इसका मतलब हम मानेंगे उधार खरीदे। और सर अगर उधार किसी से खरीद लेते हैं ना, इससे हमारा एक लायबिलिटीज का जन्म होता है, और उस लायबिलिटीज का क्या नाम है बच्चों, उस लायबिलिटीज का नाम है क्रेडिटर। उसका नाम क्या है, क्रेडिटर। तो सर ये 11,200 से स्टॉक तो लेके आ गए, यानी गुड्स तो खरीद के आ गए, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया मेरा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि हमें उस सन्स एंड कंपनी को जिससे हम उधार खरीदे उसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। और जिस किसी को भी अगर फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है, आप उससे गुड्स खरीद के लाते हो और उसे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है ना, तो उससे जो लायबिलिटीज का जन्म होता है, उस लायबिलिटीज का नाम रखा गया है अकाउंट्स में क्रेडिटर। उसे क्या बोला गया है, क्रेडिटर। तो सर यहाँ पे लायबिलिटीज में हम लोग एक बना लेते हैं क्रेडिटर का, बना लो, इसीलिए तो हम स्पेस रखे थे। अब देखो ये आप चाहो ये जो कैश बैंक स्टॉक लेते हैं इसलिए लेते कि इससे पता चल जाएगा लास्ट में कि कौन सा एसेट हमारा कितना है, कौन सा लायबिलिटीज हमारा है, तो इससे ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 इक्वेशन से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लो। चलो तो सर 11,200 से आपने स्टॉक को तो जोड़ दिया, सर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर आपने बताया कि कैपिटल अगर हम गुड्स खरीद के लाते, इसे स्टॉक के नेचर में मानते हैं कि हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, तो सर इससे हमारा कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इससे लायबिलिटीज हमारा क्रेडिटर का तो जरूर जन्म हो रहा है, सर क्रेडिटर एक बन रहा है। क्रेडिटर कितने का बन रहा है सर, 11,200 का क्रेडिटर बन रहा है, 11,200 का क्रेडिटर बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, नया अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखेंगे कि हमारा नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना है। देखो आप फटाफट, अब देखो ये आपका लास्ट है, तो इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं। कैश आपका कितना हुआ सर, कैश हमारा 40,500 हुआ। सर बैंक में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो सर 4500, और हमारा स्टॉक बचा 11,200 का, इधर कैपिटल सर 45,000 का 45,000 रहा, और हमारा लायबिलिटीज में क्रेडिटर बना 11,200। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन बनके तैयार हो गया। सर तो ये सब जो भी था हमारा, यहाँ पे एक नया इक्वेशन बना, इसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ये क्या बना, न्यू इक्वेशन। ये भी, इसे भी हम न्यू इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है, और ये भी न्यू इक्वेशन, ये फाइनल आपका न्यू इक्वेशन बनके तैयार हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश,
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और दूसरा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आप लोग बना लोगे। मैं इसको समझा देता हूं कि जब आप कैश से बिजनेस करोगे तो क्या होगा सर, कैश बढ़ेगा, साथ में कैपिटल भी बढ़ेगा। पहले ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या होगा सर, जब फर्नीचर नगद खरीदते हैं तो एक तरफ फर्नीचर बढ़ेगा सर, फर्नीचर बढ़ेगा और साथ में क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब फर्नीचर नगद खरीदोगे तो फर्नीचर आपके पास आएगा, यानी आप दुकान से खरीद के लाओगे फर्नीचर, बदले में दुकानदार को नगद दे रहे हो, तो फर्नीचर बढ़ेगा, कैश घटेगा। तो आपको इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है। असेट में क्या आएगा, कैश आएगा, फर्नीचर आएगा और कैपिटल में आएगा। बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो लाइबिलिटीज वगैरह में कुछ भी नहीं आएगा। आप इसी तरह से लाइबिलिटीज ड्रॉ करके आप छोड़ दोगे। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चंस बना लोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, होमवर्क। ठीक है, अगर आप बनाओगे खुद से, मैं ये भी कर सकता हूं कि आप अब खुद से बनाओगे और आंसर को मैच करोगे। ठीक है, तो आंसर अगर मैच नहीं होता है तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि सर हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया और हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, और किसी को अगर डाउट हो कि अच्छे से बनाए हैं या नहीं बनाए तो आप हमें फोटो खींच के भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चेक कर लूंगा कि आपने सही से बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है इस ट्रांजेक्शन से। क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये भी वही हुआ, कैश आपका बढ़ेगा और साथ में कैपिटल भी बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है, नगद यानी परचेज किए हैं गुड्स कैश में। अगर नगद गुड्स खरीदते हैं तो क्या होगा सर, स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा सर, कैश घटेगा। कैश भी हमारा एसेट है, स्टॉक भी हमारा क्या है, एसेट है। स्टॉक भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगा, थर्ड ट्रांजेक्शन देखो यहां पे बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या बोल रहे हैं, नगद हम बेच रहे हैं। सर अगर हम नगद बेचते हैं तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा। जब हम किसी को बेच रहे हैं सामान नगद, तो हमारे पास क्या होगा सर, कैश आएगा, कैश बढ़ेगा। कैश हमारा एसेट है सर, और बेचेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा, घटेगा। स्टॉक भी हमारे लिए सर एसेट है। तो ये भी बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसे जरूर बना के लाना। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इसमें 4 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ये मैं बना के दिखा देता हूं। 1-2 क्वेश्चंस बनाता हूं, 1-2 क्वेश्चन साथ में आप लोग को होमवर्क भी देता हूं। पर जो होमवर्क देता हूं वो मैं समझा रहा हूं जिससे कि आपसे गलती ना हो। आप लोग खुद से भी बनाने के प्रयास करोगे। देखो आपके बुक में बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए, एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप उसको भी देखोगे, उसको भी खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, सारा क्वेश्चंस अगर टीचर सॉल्व कर देगा आपको तो क्या होगा कि आपका खुद का एबिलिटी बाहर निकल के नहीं आएगा। आप खुद से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट हाँ, जितना भी क्वेश्चंस जिसमें आपको डिफिकल्टी नजर आता है, मेरे को लगता है ये अलग क्वेश्चन है। अगर सेम नेचर का क्वेश्चन है तो वो मैं होमवर्क दूंगा। बाकी जो मुझे लगेगा अलग क्वेश्चन है तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे मुझे ये लगा कि ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर उधार खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं। 10,000 का गुड्स 12,000 में। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि हम नगद बेच दिए, 10,000 का सामान 10,000 में बेच दिए, तो क्या हुआ, कैश बढ़ा और स्टॉक घट गया। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है कि हम बेच रहे हैं 10,000 का सामान, लागत 10,000 का, लेकिन हम इसे 12,000 में बेच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखो आप फटाफट क्या करोगे, इसका एक फॉर्मेट बनाओगे। सर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो आप अपना स्केल यूज करोगे फॉर्मेट बनाने के लिए, और इस तरह से सबसे एक लंबी लकीर खींचनी है आपके कॉपी के साइज के हिसाब से, और इस तरह से फिर सेकंड करना, बीच में स्पेस देना है। बीच में स्पेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक रहेगा सीरियल नंबर के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स का छोटा ही रखो क्योंकि पर्टिकुलर्स आप आराम से इतना में कर सकते हो। उसके बाद बाकी के लिए आप इक्वेशन के लिए जगह छोड़ोगे, बीच में एक लाइन खींच दोगे। बीच में क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे इस तरह से। आप लोग अच्छे से देख रहे हो कैसे फॉर्मेट बनता है। ठीक है,
मैं इतना सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस को करने में। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स, यानी ट्रांजेक्शन्स इसमें जाती है। ये होता है सर असेट। असेट में थोड़ा जगह देख लेना कितना क्वेश्चन है, तो 4-5 असेट हो सकता है, तो इतना में आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्या है, ट्रांजेक्शन। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी हर्ष नाम का व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया नगद से। तो सर बिजनेस शुरू करेगा तो नगद आएगा बिजनेस में और कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड, तो आप तो समझदार हो चुके हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो आप लोग लिख लोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये बुक से ही लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर नगद शुरू करेगा तो एक हमारा एसेट बढ़ेगा कैश, दूसरा कैपिटल तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो कैश कितना, सर 2 लाख से कैश का बिजनेस शुरू किया है तो प्लस हो गया 2 लाख। ठीक है, साथ में कैपिटल भी कितना से बढ़ेगा, 2 लाख से प्लस हो गया। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे कि इसका नया अकाउंटिंग इक्वेशन, लाइबिलिटीज में तो कुछ भी नहीं है। चलो वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे, ये बना लिए। अब हम लोग बोलेंगे नया, इसको बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कैश कितना हुआ, 2 लाख, और तो कुछ भी नहीं है। इधर कैपिटल कितना हुआ, 2 लाख, बाकी लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है अभी तक। चलो अब सर दूसरा देख लो, दूसरा ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा है परचेज किया गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और बोल रहा है फॉर कैश। तो अगर नाम लिखा हुआ है और ये भी लिख दिया है कि नगद में खरीदा, तो हमको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि नगद में खरीदा है, तो हमको नाम से क्या मतलब है, हम गुड्स खरीद रहे हैं, हमारे पास स्टॉक आ रहा है, हम कैश दे रहे हैं, तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर नगद वर्ड नहीं लिखा रहता तो हम मानते कि उधार खरीदे हैं, तब वो हमारे लिए क्या बन जाता, क्रेडिटर बनता। क्यों, क्योंकि हम उससे उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। ठीक है, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या आप पूरा का पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, फ्रॉम नमन फॉर कैश। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, जब गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा एक स्टॉक तो बढ़ेगा ना सर, तो स्टॉक के लिए एक कॉलम बना लो यहाँ पे, स्टॉक। ठीक है, कैश में खरीद रहे हैं तो सर हमारा सबसे पहली बात कितना का खरीदे, 40,000 का कैश सर कम जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। 40,000 का क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा और स्टॉक 40,000 से बढ़ जाएगा सर। स्टॉक क्या होगा, 40,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नया अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 लाख कैश था पहले से, 40,000 घटा तो कितना बचा सर, 1,60,000, और हमारा स्टॉक वही 40,000 है। ठीक है, कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ सर, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही कैपिटल हमारा 2 लाख का 2 लाख है, लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग थर्ड देखते हैं। हम लोग कौन सा देखते हैं, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, देखो थर्ड नंबर है 10,000 की वस्तुएं भानु को बेची 12,000 में। मैं क्या बोल रहा हूं, 10,000 की वस्तुएं भानु की बेची, यानी सोल्ड गुड्स टू भानु 12,000, जिसकी लागत 10,000 थी। जरा सोचो, हम भानु को बेच रहे हैं, नाम लिखा हुआ है, नगद उधार नहीं है, तो हम हमेशा उधार मानेंगे, यानी भानु को उधार बेचे। ठीक है, तो सोचो कि हम 10,000 की बेचे, तो हमारा स्टॉक कितना से कम होगा, स्टॉक कम होगा 10,000 से।
स्टॉक कितना से कम होगा? 10,000 से। और सर हम बेच रहे हैं, सेल तो कर रहे हैं 12,000 का, यानी अगर नगद में बेच देते तो कैश 12,000 का आ जाता, बट हम बेच रहे हैं उधार, तो इससे कौन सा एसेट का जन्म होगा? सर जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसे डेटर कहा जाता है। डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा, इन होगा, क्योंकि हम उसे उधार बेचे हैं तो वो फ्यूचर में देगा। और सोचो ना, वो व्यक्ति अगर हम किसी को उधार देते तो वो हमारे लिए एसेट के रूप में होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में पैसा देने वाला है। अगर हम उससे उधार खरीदते तो उसे चुकाना पड़ता, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता था। तो ये सर भानु हमारे लिए क्या बन गया? भानु हमारे लिए एसेट बन गया। उस एसेट को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? सर उसे हम डेटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेटर का एक कॉलम बना लेंगे साथ में। ठीक है, चलो तो सर इसको लिख दो आप, सोल्ड गुड्स टू भानु, सोल्ड गुड्स टू भानु। ठीक है, अब ये भी लिख दो कि कॉस्टिंग सोल्ड गुड्स टू भानु। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लगा दो कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग 10,000 ऑफ रुपीज सोल्ड गुड्स टू भानु। ठीक है, रुपीज लगा दो, सोल्ड गुड्स टू भानु रुपीज कितने का हमने गुड्स बेचा है? सर हमने 12,000 का बेचा है, तो हमने भानु को 12,000 में बेचा। अब जरा देखो हमने क्या बोला कि सर 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, तो हमारे पॉकेट से कितना का स्टॉक चला गया? हमारे बिजनेस में से कितना का स्टॉक चला गया? तो सर हमारे बिजनेस में से 10,000 का स्टॉक क्या हुआ? चला गया, माइनस हो गया। सर कैश में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप इसे कुछ भी मत करो, स्टॉक को 10,000 से कम कर दो। और सर डेटर कितने का बनेगा? भानु जो हमारे लिए डेटर बनेगा वो कितने का बनेगा? सर वो 12,000 का भानु हमारा डेटर बनेगा। अब जरा फटाफट बताओ, 10,000 का सामान आपने 12,000 में बेच दिया, 10,000 का स्टॉक कम हो गया, 12,000 से डेटर बढ़ गया, ये जो 2,000 है वो क्या है? सर बहुत सिंपल है, 10,000 का सामान अगर हम 12,000 में बेचेंगे, इसका मतलब 2,000 क्या कमाए? क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए सर। और प्रॉफिट तो सर कैपिटल को बढ़ा देता है। सर ये आपने क्लियरली बताया था कि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, तो हम क्या करेंगे? 2,000 से कैपिटल को बढ़ा देंगे सर, 2,000 से क्या करेंगे? कैपिटल को बढ़ा देंगे, लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, तो अब फटाफट नया अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, इसको बंद करो और इसे लिखो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, इस क्वेश्चन को बनाने में समय जरूर लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका बेस को बिल्ड करेगा। आप समझ जाओगे कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, हमारा एसेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लिए ना तो आप पूरे अकाउंट्स को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो अब हमें बताओ कि 1,60,000 हमारा कैश था, चेंज होगा क्या? सर नहीं चेंज हुआ, वो सीजों का त्यों रहेगा। सर हमारा स्टॉक 40,000 था, लेकिन 10,000 का स्टॉक कम हुआ है, तो अब हमारा स्टॉक 30,000 का बचा। ठीक है, सर हमारा डेटर 12,000 का बढ़ गया। ठीक है, और इधर सर कैपिटल में 2 लाख पहले से था और 2,000 का प्रॉफिट कमा लिए, तो अब हमारा कैपिटल बनके तैयार हो गया 2,02,000, 2,02,000। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या है। फर्नीचर खरीदा उधार, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। चौथा इक्वेशन क्या है? चौथा ट्रांजैक्शन, हमने बॉट किया फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा उधार। अब फटाफट बताओ क्या होगा? सर ये तो बहुत सिंपल है, फर्नीचर खरीदे तो हमारा फर्नीचर बढ़ेगा, तो एक कॉलम और बना लो फर्नीचर का, एक कॉलम और बना लो फर्नीचर का। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। देखो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, वो थोड़ा लेंदी टाइप का होता है, इसका जो फॉर्मेट है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास A4 साइज की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत, आप देख लो कि 4 ट्रांजैक्शन है ना, तो इतना आप एसेट में इतना जगह छोड़ो कि 4 कम से कम 4 कॉलम एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जनरली कैपिटल और लायबिलिटीज को थोड़ा कम कम रखो, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज में आपको ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लायबिलिटीज में क्या आएगा?
क्रेडिटर आ सकता है, अगर बैंक लोन से संबंधित है तो बैंक लोन आएगा, उसके अलावा नहीं। ज्यादा आपका एसेट बढ़ता है तो एसेट को थोड़ा आप वाइड रखो, थोड़ा चौड़ा रखो, ठीक है। चलो सर हमने फर्नीचर कर दिया, तो सर उधार खरीदे हैं तो सर कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सर स्टॉक पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। डेटर पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फर्नीचर सर आप उधार खरीदो तो आपके बिजनेस में फर्नीचर 7,000 का आ जाएगा सर, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा सर। लेकिन उधार खरीदे हो, आपने सिखाया हमें कि सर हम किसी से उधार खरीदते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी दुकानदार से उधार लेके आते हैं तो हमें एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको मम्मी बोलती है कि जाओ शर्मा जी के यहाँ से जो है 2 किलो चावल लेना और बोलना कि पैसा 2 दिन बाद दे देंगे। तो हम शर्मा जी अंकल के पास गए और बोले कि मम्मी बोली है कि आप 2 केजी चावल दे दो, पैसा आपको बाद में, आप अपने डायरी में लिख लो, बाद में हम दे देंगे। तो क्या हुआ, हम चावल तो लेके आ गए, ठीक है, यानी यहाँ फर्नीचर समझो, फर्नीचर तो लेके आ गए, साथ में एक जुबान देके आए हैं कि हम आपको 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म हुआ। उसी को तो हम बोलते हैं क्रेडिटर। जब हम उधार खरीदते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेता है, यानी जो लाइबिलिटीज जन्म लेता है, उसे हम क्रेडिटर करते हैं। इसे हम बार बार मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में पूरा अच्छे से घुस जाए, ठीक है। चलो तो सर यहाँ पे लाइबिलिटीज में आप फटाफट लिख दो क्रेडिटर, क्योंकि आपने फर्नीचर उधार खरीदा है तो क्रेडिटर का जन्म हो गया। कैपिटल में तो कोई असर नहीं पड़ा, बट सर 7,000 का एक क्रेडिटर बन गया, ठीक है। चलो अब आप बंद कर दो, ये आपका लास्ट ट्रांजेक्शन था। अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो नया और फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन होगा ये रहेगा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखना हमेशा हमारा एसेट कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर मैच कर जाए, देखो। और सर अगर मैच नहीं किया मतलब तुम गलती किए, तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया, एक साइड लिया दूसरा साइड नहीं लिया, नहीं तो हमेशा तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा। देखो जोड़ो, सर कैश हो रहा है सर 1,60,000, उसके बाद स्टॉक हो रहा है सर 30,000, डेटर हो रहा है सर 12,000, डेटर कितना 12,000, और सर फर्नीचर हो रहा है 7,000। तो सर टोटल को अगर जोड़ के कंफर्म करना चाहते हो कर लो, 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, सर टोटल हो रहा है 2,09,000 का हमारा असेट साइड हो रहा है। अब कैपिटल साइड देखो 2,02,000 प्लस 7,000, आपका ये इक्वेशन मैच कर गया। यही हमारा इक्वेशन फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहां भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, अमित स्टार्टेड विथ कैश, अमित स्टार्टेड विथ कैश। तो आपको जानते हो कि कैश से अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होगा सर, कैश हमारा बढ़ेगा, कैश हमारा बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधार खरीदोगे तो क्या होगा, आपका परचेज, जब आप उधार खरीदते हो तो यानी आपके पास गुड्स आएगा, यानी आपका स्टॉक बढ़ेगा। सर स्टॉक क्या है, सर स्टॉक हमारे लिए असेट है, ठीक है। और उधार खरीदोगे तो साथ में आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा। लायबिलिटीज क्या होगा, उस लायबिलिटीज को बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी आपका बढ़ेगा, क्रेडिटर भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया। अब थोड़ा ये अलग ट्रांजेक्शन है, ये इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेडिटर को पे किया। तो जब आप क्रेडिटर को पे करोगे, क्रेडिटर कौन, जिससे हम उधार माल खरीदे थे, उधार गुड्स खरीदे थे, आज हम पे कर रहे हैं उसको। तो जब आप जरा सोचो कि जब आप पे करोगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, घटेगा। ये देखो, इस ये बढ़ने का सिंबल है, इंक्रीज होने का, और नीचे का जो तीर है वो घटने का सिंबल है। तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट सर क्रेडिटर को हम पे करेंगे तो अब क्रेडिटर भी हमारा कम होगा, क्रेडिटर घटेगा तो क्रेडिटर भी घटेगा। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, सैलरी पे किया। जब आप अपने स्टाफ को सैलरी दोगे, सैलरी क्या है सर, सैलरी खर्चा है, तो खर्चा से हमारा क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। खर्चा से हमारा क्या होगा, कैपिटल घटेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सर पे कर रहे हैं तो हमारा कैश भी घटेगा। तो इस तरह से आप इसका
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बनाओगे, मैं समझा दिया हूं कि किस तरह से, अब बस आपको फॉर्मेट में बिठाना है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन, आपको होमवर्क दिया गया है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, यहां भी हमको बोला गया है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बताओ ये आराम से बन जाएगा सर। हाँ, कैश बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब आप बताओ, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा सर, गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक मेरा बढ़ेगा, स्टॉक हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। स्टॉक हमारे लिए असेट है। और सर लिखा हुआ है गुड्स परचेज किया श्याम से, ना ये नहीं बोला है कि नगद खरीदे या उधार खरीदे। हम क्या माने इसको, नाम दिया हुआ है तो हम इसे उधार मानेंगे। तो जब हम स्टॉक खरीद के लाएंगे, गुड्स खरीद के लाएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और साथ में हम क्रेडिटर को भी बढ़ाएंगे। क्रेडिटर कौन होता है सर, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटीज होता है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। 18,000 का लागत है, 20,000 में बेचा। 18,000 का सामान हमने सोहन को 20,000 में बेचा। अब फटाफट इस ट्रांजेक्शन को बताओ। ये हम लोग इस तरह का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर लिए थे सर। पहली बात तो ये नाम लिया है कि सोहन को बेचा, नगद उधार नहीं बोला है, तो हम उधार मानेंगे। उधार मानेंगे तो सर हमारा डेटर बढ़ेगा। कितने का बेचा सर, 20,000 का बेचा, तो 20,000 का हमारा क्या होगा सर, डेटर बढ़ जाएगा। डेटर कौन होता है सर, एसेट होता है हमारा। डेटर 20,000 से बढ़ेगा। और सर हम बेचे हैं तो हमारा स्टॉक भी तो जाएगा ना सर। स्टॉक कौन होता है, स्टॉक एसेट होता है सर। स्टॉक कितने का जाएगा, 18,000 का कम होगा, घटेगा स्टॉक, यानी माइनस आप बोलोगे, माइनस होगा स्टॉक 18,000 से, ठीक है। चलो उसके बाद सर, उसके बाद 20,000 का डेटर बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, 18 कम हुआ 18,000 सर। 2,000 फायदा जो लिए है, 2,000 से हमारा क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। 2,000 से कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,000 से बढ़ जाएगा, 2,000 से कैपिटल। तो ये क्वेश्चन, ये इस तरह का ट्रांजेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे। अब ये एक नया आ रहा है कि राम विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये राम कौन है, ये वही व्यक्ति है जो बिजनेस शुरू किया था। वही व्यक्ति पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से, कैश को विड्रॉ कर रहा है। अगर कैश को विड्रॉ करेगा ना बाबू पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस, व्यापार का स्वामी जब बिजनेस में सब पैसा निकालता है उससे कैपिटल घटता है। हाँ ये तो सर जानते हैं। तो सबसे पहले कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में कर देता हूं कितना सर, वही 50,000 से कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो असेट साइड की कहानी है, असेट साइड में कैश माइनस हो गया। दूसरा सर कैपिटल में क्या होगा ना सर, कैपिटल 50,000 से कैपिटल भी सर माइनस होगा, कैश कैपिटल भी घटेगा, क्योंकि जब भी बिजनेस का मालिक पैसा निकालता है बिजनेस में से तो कैपिटल भी घट जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बनाओगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहा। तो सर आप बोलोगे सर आप तो सब कुछ समझा ही देते हो, तो फिर बना तो हम लोग आसानी से लेंगे, हमको तो बस ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में जो जो नेचर का जो जो बढ़ रहा है सारा एसेट की कैटेगरी में रखेंगे, जो भी एसेट बढ़ रहा है या जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और बाकी कैपिटल लायबिलिटी, जस्ट फॉर्मेट बनाना है। ये पर्टिकुलर्स तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस बना के ये देख लेना कि तुम्हारा आंसर मिल जाना चाहिए। जैसे कैश, इस क्वेश्चन में क्या था कि कैश का आंसर होना चाहिए 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेटर 12,000, फर्नीचर 7,000। तो उस तरह से आप लोग मैच कर लेना। नहीं में अब बोलेंगे सर अगर हमसे नहीं बनता है तो जरूर बताना, तुम प्रयास किया बताना, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे। आने वाले क्वेश्चंस को, आने वाले क्लासेस में हम सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे, लेकिन प्रयास करना खुद से बनाने का, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण और स्टैंडिंग रेंट। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बना देते हैं, जिससे कि आप लोग को 2-3 क्वेश्चन मैं बना दिया, 2-3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दिया। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करोगे आप, अपने स्केल को इस तरह से सबसे पहले ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा इसको स्पेस देना,
एक सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा, एक क्या रहेगा सीरियल नंबर, एक रहेगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स थोड़ा छोटा ही रखो, ठीक है। उसके बाद बाकी असेट कैपिटल लायबिलिटी, इसमें बीच में एक लाइन खींच दो आपको आइटम वाइज नाम लिखने के लिए। उसके बाद सर बस ये क्या हो गया, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया असेट, असेट इक्वल असेट में थोड़ा जगह छोड़ना क्योंकि असेट हमारे पास ज्यादा रहता है, बाकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो अब देखो पहला ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है सर, पहला ट्रांजेक्शन है नगद से शुरू किया। ये अब ट्रांजेक्शन आप लिख लोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सर यहाँ पे कैश का कॉलम दे देंगे, कैश कितना 25,000, तो सर कैश हमारा 25,000 से क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है। कैपिटल भी 25,000 से क्या हो जाएगा सर बढ़ जाएगा, लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर हम क्या करेंगे इक्वेशन को इसको बंद करेंगे, ठीक है, और नया इक्वेशन लिख देंगे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पे लिख देंगे नया इक्वेशन, कैश हो गया 25,000 और कैपिटल भी हो गया 25,000। चलो फटाफट दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता, अंकिता से मशीनरी खरीदा। अब आप हमें ये बताओ कि नाम लिखा हुआ है, नगद उधार नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या माने सर, नाम लिखा हुआ है नगद उधार कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा उधार मानेंगे। तो अगर मशीन खरीदते हैं तो सबसे पहली बात मशीन क्या है सर, मशीन हमारा एसेट है, तो यहाँ पे आप लिख दो कैश प्लस मशीनरी, कैश प्लस मशीनरी। वैसे मशीनरी के बदले में आप चाहो तो इसे फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपको कैटेगरी दिखाना है। कैश प्लस आप फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, आप क्या लिखोगे फिक्स्ड एसेट, या मशीनरी भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो सर फिक्स्ड एसेट्स खरीदे किससे, अंकिता से। अंकिता कौन है हमारे लिए, तो सर हमारे लिए हम उधार खरीदे तो हमारे लिए वो क्रेडिटर है। वो कौन है, वो क्रेडिटर है सर। तो अब बताओ मशीन खरीदे तो हमारा क्या हुआ सर, कैश में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं। हमारा फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का बढ़ जाएगा, यानी ये जो फिक्स्ड एसेट्स किसके अंदर आता है, मशीन जो है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है, तो हमारा 10,000 से फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएगा। दूसरा इधर सर क्रेडिटर साइड में अगर देखें तो क्रेडिटर साइड में भी हमारा क्रेडिटर कितना से बढ़ जाएगा सर, 10,000 से प्लस हो जाएगा। कैपिटल में तो सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब नया इक्वेशन हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो नया इक्वेशन क्या होगा, नया इक्वेशन होगा सर 25,000 हमारा कैश है, फिक्स्ड एसेट्स है 10,000 और कैपिटल है 25,000 और क्रेडिटर कितना है 1,000, क्रेडिटर कितना है 1,000 नहीं 10,000, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, गुड्स खरीदे अरुण से। अब बताओ गुड्स की वजह से क्या बढ़ता है सर, गुड्स की वजह से हमारा स्टॉक बढ़ता है सर, तो हम स्टॉक का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो जब हम गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ा कितना से सर, स्टॉक बढ़ा 5,000 का स्टॉक खरीदे तो 5,000 से स्टॉक बढ़ गया। फिक्स्ड एसेट्स कैश में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम अरुण से खरीदे, अरुण हमारे लिए क्या बनेगा, जिससे भी हम उधार खरीदते हैं सर वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। तो सर कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर हमारा 5,000 से फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसे बंद कर दो, नया इक्वेशन लिखो। तो नया इक्वेशन क्या बना, नया इक्वेशन बना सर 25,000, तो कैश तो चेंज नहीं हुआ है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का ही है, स्टॉक 5,000, कैपिटल वही 25,000 का रहेगा और क्रेडिटर सर 10,000 में 5,000 जुड़ गया, टोटल हमारा क्रेडिटर बन जाएगा सर 15,000। अब बाकी देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, हमने ये बताया था कि कोई खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग रह जाता है इसका मतलब खर्चा तो हो गया बट पेमेंट आनी बाकी, पेमेंट करनी बाकी है, क्योंकि हम पे करने वाले थे बट हमने अभी तक किया नहीं, यानी एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे भी आप फोर्थ में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। बस जो भी सामने में है आप बस वो लिख दो, आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन आप सामने में लिख दो, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा, तो सर इससे क्या होगा, अब देखो पहली बात तो ये खर्चा है, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चा है तो हमारा सर 500 से क्या करेगा, कैपिटल को माइनस करेगा, कैपिटल को क्या करेगा 500 से कैपिटल को सर माइनस करेगा,
माइनस कैपिटल को घटाएगा। और सर ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज भी होता है, क्योंकि हम अभी तक पे नहीं किए हैं। इस लाइबिलिटीज को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट हमारा लाइबिलिटीज यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 से बढ़ जाएगा। असेट में तो सर कोई चेंज नहीं होगा। तो चलो फटाफट नया इक्वेशन देखो। नया इक्वेशन क्या बना सर? नया इक्वेशन कैश हमारा 25,000, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स 10,000, स्टॉक 5,000, ठीक है, और कैपिटल 25,000 में से 500 कम गया तो सर 24,500, क्रेडिटर हमारा 15,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा 500। तो अब जोड़ लो, एसेट साइड कितना हो रहा है सर? 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, यानी टोटल मिला के 40,000 हो रहा है। इसको जोड़ो, 24,500 प्लस 500 कितना होगा? 25,000 और 15,000 40,000, यानी 40,000 एसेट भी हो रहा है, 40,000 लाइबिलिटीज भी हो रहा है। तो मैच कर गया। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलो, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 10 तक किए। आप आगे बनाने की कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अलग कॉन्सेप्ट दिखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज के क्लास जरूर बताना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट्स करना, पूछना। तो हम लोग जैसे आज हमारे पास एक कमेंट्स आया था कि सर ये क्वेरी है, तो हमने सोचा कि देखो क्वेरी का मैंने वहां पे जवाब देना सही नहीं लगा, क्योंकि आप एक लाइन में लिख के समझा नहीं सकते। तो मैंने सोचा नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूं, और आज मैंने आप लोग का वो जो क्वेरी था जो अंकित ने किया था मैंने उसको समझा दिया। उसी तरह से आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप कमेंट्स में, मैं उसे देख लूंगा और नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।